हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे अपने घटना चक्र के सीरीज़ में 5 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर जो है इसका आप सॉल्यूशन और आंसर मैच करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, हमारे यहाँ जो है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो है वो कौन फॉर्म करते हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, बी है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सी है प्रेसिडेंट एंड डी इज पार्लियामेंट। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग एनी न्यू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वो जो है उसमें बहुत सारे डिटेल प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगर आप लास्ट में पढ़ेंगे, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्रीज ऑफ दी सेड बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो न्यू मिनिस्ट्री, न्यू डिपार्टमेंट फॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट जो है दैट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो आपको पता है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसी कारण जो है प्रेसिडेंट जो है वो काम करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन उन्हीं के नाम से जो है नया मिनिस्ट्री फॉर्म होगा, जो भी ऑर्डर निकलेगा वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप जो है इसमें प्रेसिडेंट ही मार्क करेंगे, ठीक है, ना कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देंगे, क्योंकि सारा काम जो है वो फाइनली इन दी नेम ऑफ प्रेसिडेंट होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसके लिए जो है एक रूल बनाया गया है, बिजनेस ऑफ मतलब एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1969, जिसके अनुसार जो है न्यू मिनिस्ट्रीज या जो है न्यू आपके डिपार्टमेंट जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है इसके पार्ट कौन कौन है? ठीक है, फर्स्ट है आपका प्रेसिडेंट, सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट, 3 है आपका कैग जो कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हुआ, 4th इज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड 5th इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपको बताना है कि ये जो फाइव आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन से जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड 5, बी है 1, 2, 4 एंड 5 ओनली, सी है 1 एंड 5 ओनली और डी है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका सही ऑप्शन है 1, 2, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर 3 जो है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं होते हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि उनको जो है बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स। तो बेसिकली क्या है कि वो एक तरह से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं कि वो कितने अच्छे से अपना एक्सपेंसेस कर रहा है, क्योंकि वो ऑडिट करते हैं। ठीक है, ऑडिटिंग करते हैं गवर्नमेंट की खर्च का। तो डेफिनेटली जब कोई चीज़ को, किसी चीज़ को अगर आप अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं तो आप उसके पार्ट तो नहीं होंगे। तो इसी कारण कैग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, इस बात को समझें। और कैग बेसिकली क्या होता है, जिसको इनको बोला भी जाता है कि ही एक्ट्स एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू, जैसे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जो पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, ठीक है, जो डिफरेंट जो आपके जो जितने भी फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं उसको जो है कैग असिस्ट करते हैं इन रीडिंग द रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, एक तरह से गवर्नमेंट जो काम की है उसका जो ऑडिटिंग होता है, उसका जो रिपोर्ट्स बनता है, उसको जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है उसको एनालाइज करने में जो है कैग वो मदद करते हैं। तो एक तरह से वो जो है पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरह से जो है वो पार्लियामेंट को हेल्प कर रहे हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव के जो है वो पार्ट नहीं हुए। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन से हैं आपको पता है, आर्टिकल 52 से लेके 78 जो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया हुआ है कौन कौन है। प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि सारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो क्या लिया था, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि आपको पता है इन दी एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के जैसा एक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली आपको पता है क्योंकि वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग सरकारी वकील। सरकारी वकील एज इन से नहीं, वो सरकार के वकील होते हैं। वो जो है अगर सरकार को किसी भी जगह अगर केस लड़ना है या रिप्रेजेंट करना है तो लीगली जो है वो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए और वो जो है पार्ट ऑफ द इंडियन बोलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गए। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आएगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में पार्ट कौन कौन है। अब यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 2 तरीके से अमेंडमेंट होता है, एक आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368 और एक होता है विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है,
अब आपको बताना है कि आपको जो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन कौन से जो हैं वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 माने जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, लॉज मेड फॉर एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, सेकंड क्या है, सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट। थर्ड क्या है, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर कंट्री। और फोर्थ है, चेंज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन दी राज्यसभा। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से जो है वो अगर उसमें हम चेंज लाते हैं तो उसको कंसिडर किया जाएगा एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो सही ऑप्शन बताना है आपको। इसका सही ऑप्शन क्या है, 2 एंड 4। अगर आप देखेंगे तो 2 एंड 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि ये दोनों जो है इनको हम लोग मानेंगे टू बी द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर आपको आर्टिकल वाइज अगर आपने पढ़ रखा है कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बहुत आसानी होता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो है वो बेसिकली स्टेट्स के बारे में, उनके बाउंड्रीज, नेम्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। आर्टिकल 4 में क्या बोला जाता है, आर्टिकल 4 में कि कुछ भी चेंज अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में किया जाएगा तो उसको हम लोग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मानेंगे, लेकिन नॉट अंडर दी आर्टिकल 368। मतलब आप इसको सिंपल मेजॉरिटी से जो होता है आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहीं पर जो है आपका जो है, आपको अगर आप देखेंगे अगर ऑप्शंस में, जैसे लॉज मेड फॉर एडमिशन ऑफ स्टैप, अगर कोई नया स्टेट स्टैब्लिश करना है उसके लिए लॉ बनाना है तो वो डेफिनेटली आपके आर्टिकल 2 और 3 के विद इन ही कवर्ड है। और इसके बारे में आर्टिकल 4 में क्या दिया हुआ है कि इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। मतलब सिंपली हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो इस तरह की चीज़ को कर सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है अगर आप बात करें, जो दूसरा बात हम लोग आगे देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या की, पहले उससे पहले देख लेते हैं। देखिए, चेंज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट इन राज्यसभा रिक्वायर बोथ एन अमेंडमेंट एंड रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए, जो अगर आप राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके अंडर आर्टिकल 368 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। और इसमें जो है, और इसमें भी आर्टिकल 368 में भी 2 तरीके से अमेंडमेंट होता है। एक तो कि आप जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दें, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट से जो है रैटिफाइड होना जरूरी है। तो ये जो अगर आपको चेंज करना है सीट्स राज्यसभा में तो डेफिनेटली ये जो है एक फेडरल इशू है। फेडरल इशू क्या हुआ, जहां पर यूनियन और स्टेट्स जो है वो दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इस तरह के अमेंडमेंट को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ अमेंडमेंट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी से तो एक तो पास करना पड़ेगा, उसके बाद 50% ऑफ स्टेट से रेटिफाई करना पड़ेगा। और ये सब जो है आर्टिकल 368 के अंदर ही होता है। ठीक है, तो अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट को अगर राज्यसभा में चेंज करना है, अगर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन अगर राज्यसभा में चेंज करना है तो उसके लिए क्या लगेगा, आर्टिकल 368 का प्रोविजंस लगेगा। उसके आगे देखते हैं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन बेरुबारी यूनियन केस हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में जो है आपको पता है एरिया ऑफ स्टेट की बात होती है। तो अगर किसी पार्लियामेंट, अगर जो है यहाँ पर डज नॉट कवर पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट, आप जो है किसी स्टेट का एरिया को ऐसे सिंपली चेंज कर सकते हैं विद सिंपल मेजॉरिटी, मतलब आउटसाइड आर्टिकल 368। लेकिन आपको अगर कोई एरिया को सेशनिस्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, अगर आप कोई पार्ट जो है वो दूसरे कंट्री को दे रहे हैं तो उस केस में जो है आपको इसको पास करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, हेंस इंडियन टेरिटरी कैन नॉट बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग हेंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब अगर आपको किसी अपने टेरिटरी का पार्ट को अगर फॉरेन स्टेट को देना है तो आप सिंपल मेजॉरिटी से नहीं दे सकते हैं, आपको आर्टिकल 368 से एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, हाउएवर जो सुप्रीम कोर्ट 1969 में फिर ये रूल किया कि सेटलमेंट अगर आप कर रहे हैं, सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जो है सेशन नहीं मानेंगे ऑफ इंडियन टेरिटरी, उसको जो है आप सिंपली कर सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकते हैं। और क्योंकि उसमें जो है सेशन इन्वॉल्व नहीं है तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लक्ष्मीकांत में भी जाके देख सकते हैं कि आर्टिकल 368 से हम लोग कौन कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं और आउटसाइड आर्टिकल 368 हम लोग कौन कौन सा करते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ डेटा लोकलाइजेशन? डेटा लोकलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ऑब्वियसली डेटा प्राइवेसी, इस तरह की चीज़ों में डेटा लोकलाइजेशन का अक्सर जिक्र होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है, इट रिक्वायर्स द डेटा टू बी कंप्लीटली कलेक्टेड फ्रॉम द कंट्री कंसर्न्ड एंड पुट टू यूज फॉर कंट्रीज वेलफेयर। बी क्या है, इट रिक्वायर्स डेटा अबाउट अ नेशन सिटीजन्स और रेसिडेंट्स बी कलेक्टेड, प्रोसेस्ड और स्टोर्ड इनसाइड द कंट्री ऑफन बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड इंटरनेशनली। ठीक है। सी क्या है, इट रिक्वायर्स इंटरनेशनल डेटा टू बी डिपॉजिटेड इन द कंट्री दैट द एमएनसीज आर एंटरिंग फॉर बिजनेस। डी क्या है, इट रिक्वायर्स डेटा कलेक्टेड इंटरनेशनली टू रीजनली डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर नीड्स ऑफ द लोकल एरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो है आपको क्या बोल रहा है, इट रिक्वायर्स डेटा अबाउट अ नेशन सिटीजन और रेसिडेंट टू बी कलेक्टेड, प्रोसेस्ड और स्टोर्ड इनसाइड द कंट्री ऑफर बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड इंटरनेशनली। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी कंट्री में अगर वहाँ के नेशन के सिटीजन्स या रेसिडेंट्स का डेटा ले रहे हैं तो आपको उसी कंट्री में उस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, डेटा लोकलाइजेशन ऑफ डेटा और डेटा रेसिडेंसी लॉ रिक्वायर्स डेटा अबाउट अ नेशन सिटीजन्स और रेसिडेंट्स टू बी कलेक्टेड, प्रोसेस्ड और स्टोर्ड इनसाइड द कंट्री ऑफन बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड इंटरनेशनली एंड यूजुअली ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर मीटिंग लोकल प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन लॉस। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमारा डेटा लेके आप बाहर ही ट्रांसफर करते जाइए, पहले यहाँ आप स्टोर करिए, फिर हम लोग देखेंगे हमारा लॉज क्या क्या अलाउ करता है, कितना डेटा बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा लोकलाइजेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है क्या कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट 2, द कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं क्यों, देखिए आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड फॉलोइंग प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का क्या कॉम्पोजिशन होगा, ये आर्टिकल 324 में बहुत क्लियर कट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये बोलता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे इलेक्शन कमीशन में, एंड सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये किस पे डिपेंड करते हैं, ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कहीं से नहीं दिया हुआ है कि 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे। अभी करेंटली हमारे पास 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ही हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है कि आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। उसमें दिया हुआ है कि इफ, मतलब कि यहां पे दिया हुआ है कि शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन, सच नंबर ऑफ अदर मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, इफ एनी एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। मतलब अगर प्रेसिडेंट को जितना ज़्यादा, अगर 6 का जरूरत पड़ेगा तो 6 कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है प्रेसिडेंट और बेसिकली जो आप बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो है वो कितने इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इस चीज़ को हम रिपीटेडली बोल रहे हैं, लेकिन आप हमेशा समझिए कि जब प्रेसिडेंट दिया हुआ है तो प्रेसिडेंट ही आप करेंगे, आप कहीं पर भी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कहने का तरीका होता है, काम जो है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए, द कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द रीजनल कमिश्नर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर भी जो है प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो अगेन जो है ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो दे दिया गया था कि पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता है, प्रेसिडेंट करता है, और यहाँ पर कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जिस पर बेस आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से पॉलिटी आप रिवाइज करते रहिए, स्टैटिक पॉलिटी रिवाइज करके जाते हैं आप, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में सही कर सकते हैं। पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे ही थोड़ी बहुत घुमा के क्वेश्चन आपसे जो है पॉलिटी से पूछ लिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।